हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल काउट्स एकेडमी। आज हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है जो कि 12th फिजिक्स में है। देखिए इसका पहला टॉपिक क्या है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कि किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट होंगे वो हमको यहाँ पर देखना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेटल में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सरफेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे कम बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, बशर्ते कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अंदर हैं। इसलिए हम सरफेस के इलेक्ट्रॉन को आसानी से इमिट कर सकते हैं। लेकिन क्या इतनी भी आसानी से इमिट कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर हम कह रहे हैं कि फ्री है तो ये अपने आप इस मेटल को छोड़ के बाहर चला जाएगा या इसके सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इस सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा और कूलाम फोर्स के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव आयन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस से इसी सरफेस के अंदर आ जाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो इस सरफेस के बाहर नहीं जाएगा, चाहे ये कितना भी फ्री हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अगर हम इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी इसको हम प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करने के 3 बेसिक तरीके हैं, एक एक करके हम तीनों तरीके देखेंगे। पहला तरीका है आपका थर्मो आयनिक इमिशन। इसमें क्या करते हैं, एक फिलामेंट लेते हैं, फिलामेंट को हीट करते हैं और हीट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को मिलती है, जिससे कि ये अपने सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर जो हीटिंग का होना चाहिए वो 2500 से 3000 केल्विन होना चाहिए। ये एक तरीका है। दूसरा प्रोसेस जो आपका है वो है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या है? इसमें मेटल के किनारे, दोनों किनारों पर एक हाई इंटेंसिटी की, हाई वोल्टेज की क्या लगाते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कूलाम फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के सरफेस से क्या कर लेगा, पुल आउट कर लेगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल का सरफेस छोड़ के बाहर चला जाएगा। ये तो हुए आपके 2 तरीके। तीसरा तरीका वो है जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। तीसरा तरीका जो आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो का मतलब फोटोन, फोटोन का मतलब लाइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका कोई मेटल है, इस पर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं। लाइट को रेडिएशन के फॉर्म में भी इंसिडेंट कराते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल का मतलब 2, यानी कि कहने का मतलब ये है कि रेडिएशन और मैटर के 2 नेचर हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी। कभी रेडिएशन एक दूसरा नेचर दिखाएगा, कभी एक दूसरा दिखाएगा। इसी तरह मैटर जो है वो कभी कुछ दूसरा नेचर शो करेगा और कभी कुछ दूसरा। अब देखिए, ये रेडिएशन आपने इंसिडेंट कराया, ये रेडिएशन क्या है, एक एनर्जी है। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। अब बात आती है कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए जिस एनर्जी को पाकर ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाए। इसको डिटेल में देखते हैं।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा गया? ये कोई मेटल का सरफेस है जिस पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कोई मेटल सरफेस है, इस पर हम रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं। रेडिएशन की प्रॉपर्टी क्या है कि रेडिएशन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी का है। जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एच न्यू, और E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, E क्या है, एनर्जी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। या हाई फ्रीक्वेंसी की जगह हम लो वेवलेंथ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। लो वेवलेंथ होगी तो भी एनर्जी क्या होगी, हाई। मतलब जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब बताती है कितनी हाई होनी चाहिए, ये देखते हैं। मान लीजिए कि एक दो बेसिक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए घर में छोटे लड़के होते हैं जो बात बात पर रोने लगते हैं, तो उसको बच्चों को चुप कराने के लिए गार्जियन क्या करते हैं, पैसे देते हैं। लो बेटा 5 रुपए ले लो, चुप हो जाओ। कुछ लड़के जो सीधे होते हैं वो 5 रुपए लेके चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो सीधे नहीं होते वो 5 रुपए देखने के बाद और रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको और चाहिए। इसी तरह आप एनर्जी दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको और एनर्जी चाहिए। दूसरी चीज, मान लीजिए कि एक और बेसिक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर देने गए जिसमें पासिंग मार्क्स जो है 33 नंबर है, ठीक है। तो ये 33 नंबर क्या है, ये मिनिमम अमाउंट है जितना आपको कम से कम चाहिए ये एग्जाम पास करने के लिए। इसी तरह वह मिनिमम एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, वह मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सके उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है। फिर से सुनिएगा, वह मिनिमम एनर्जी, कम से कम उतनी एनर्जी आपको देनी है, वह मिनिमम पैसे जो किसी बच्चे को चुप करा दे रोने से, वह मिनिमम एनर्जी जो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा दे, क्या कहलाती है, उस मेटल का वर्क फंक्शन। इसको हम लोग फाई या डब्लू से डिनोट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल के लिए। ये क्या है, एक बार फिर से सुनिएगा, वह मिनिमम एनर्जी, रेडिएशन क्या है, एनर्जी है, वह मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सके उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है। ये तो आपकी डिफिनेशन हो गई किसकी, वर्क फंक्शन की। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब किसी मेटल सरफेस पर, ध्यान से सुनिएगा, मेटल सरफेस पर, जब किसी मेटल सरफेस पर हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस फिनोमेना को, इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या भाई, फिर से सुनिएगा, जब किसी मेटल के सरफेस पर हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है बात? अब बात आती है हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी। तो कितनी एनर्जी, कम से कम वह एनर्जी जो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सके वो उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है, जिसे फाई या डब्लू से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आप एनर्जी ई दे रहे हैं तो कम से कम वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि या तो वो फाई के बराबर हो या फाई से बड़ी हो। किस लिए? इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड भी करा रहे हैं, मान लिया कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यानी कि ई आपका क्या है, फाई से बड़ा है
यानी कि ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान से सुने। हमने पहले क्या कहा, जब किसी मेटल के सरफेस पर हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वह मिनिमम एनर्जी जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है। तीसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए कम से कम E जो है वो फाई के बराबर हो या फाई से बड़ा हो। E क्या है आपका, एनर्जी, किसकी एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी। फाई क्या है आपका, एक पर्टिकुलर मेटल का वर्क फंक्शन। लेकिन फिर हम ये भी कह रहे हैं कि अगर E फाई से बड़ा भी है तो भी इस बात की कोई संभावना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, संभावना तो है, कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही दे। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो आप कह रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन है, और अगर हम मिनिमम से ज्यादा दे रहे हैं तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में गए हैं, आपको कुछ नहीं आता है, पेपर आपका 100 नंबर का आपका पेपर है। हमने क्या किया, आपको पास कराने के लिए, पासिंग मार्क आपके 33 होते हैं जैसा कि सब जानते हैं, हमने आपको 40 नंबर की नकल, 40 नंबर की नकल हमने आपको प्रोवाइड कराई एक चिट के रूप में। वो 40 नंबर की नकल लेके आप एग्जाम हॉल में गए, तो इस बात की क्या गारंटी है, ध्यान से देखिएगा, मिनिमम कितना चाहिए, 33, हमने आपको कितना दिया, 40, लेकिन इस बात की कितनी गारंटी है कि आप एग्जाम में 40 नंबर ले आएंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि आप एग्जाम में 40 नंबर ले आएंगे। मान लीजिए कि आप 20 नंबर का ही लिख पाए हो, एग्जामिनर ने आके आपकी चिट पकड़ ली तो आप 20 ही नंबर पा पाए। हो सकता है आप 10 नंबर का लिख पाए हो, आपके आगे जो लड़का बैठा है उसने आपकी चिट ले ली हो, या एग्जामिनर से शिकायत कर दिया कि सर ये नकल कर रहा है, इसकी चिट ले लीजिए। तो कुल मिला के हमने तो आपको 40 दिया, लेकिन क्या आप उस 40 का यूटिलाइज कर पाए, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। देखते हैं कैसे। एक हम लोग टेबल बनाएंगे, यहां पर E है, यहां पर फाई है, देखिए ये एक मेटल का सरफेस है। मान लीजिए आपने इसको एनर्जी दी, एनर्जी जो आपने दी वो आपके वर्क फंक्शन से बड़ी है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही सीधा साधा है तो ये एनर्जी लेके इसको बाहर चला जाना चाहिए, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो एनर्जी आते ही ये क्या करेगा, ये बाहर नहीं जाएगा, ये अपने अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉनों को मारेगा। मारेगा इन द सेंस कि टक्कर करेगा, टक्कर मतलब कोलिजन करेगा, और जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। तो हो सकता है कि एनर्जी पाने के बाद ये बाहर चला जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि एनर्जी पाने के बाद ये अपनी एनर्जी को कोलिजन में क्या कर दे, वेस्ट कर दे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही सही है, कोलिजन में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है, तो यानी कि जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी लेके वो क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? दूसरा केस देखते हैं। दस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका वर्क फंक्शन है। मान लीजिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन में वेस्ट कर दिया, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो कितनी बचेगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एक केस और देख लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, इसने कोलिजन में वेस्ट कर दिया आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। एक केस और देख लेते हैं। आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसने 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट कर दिया। मतलब कम से कम तो इसको 2 चाहिए थी, लेकिन इसने 9 वेस्ट कर दी, यानी कि इसको कितनी मिली, 1 ही मिली, जो इसकी क्या है, एफिशिएंट एनर्जी हुई। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहली रो क्या कह रही है कि एनर्जी आपने 10 वोल्ट दी, चाहिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं की और पूरी की पूरी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके वो बाहर चला गया, जो कि एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह दोबारा में आपने क्या कहा कि 10 वोल्ट एनर्जी दी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चाहिए थी उसको, जरूरी थी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने वेस्ट कर दी, लेकिन फिर भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके वो बाहर चला गया। इसी तरह बाकी केस हैं। अब देखिए, अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही है काइनेटिक एनर्जी की, कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो कब मिल रही है, जब वेस्ट के कारण जो कोलिजन के कारण जो वेस्ट एनर्जी है वो 0 है। यानी कि जब कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है तब काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, E माइनस 5। ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब है, जब वेस्ट एनर्जी क्या है आपकी 0। और ये कब पॉसिबल होगा, जब के ई मैक्स बराबर किसके हो, E माइनस 5 के। क्लियर है? ये जो इक्वेशन हमने अभी अभी लिखी है, यही है आपकी आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कुछ लो स्टैंडर्ड बुक में एक गलती बहुत कॉमन सी करते हैं लोग, या कुछ लोग पढ़ाते हो भी कभी कभी में बाई मिस्टेक कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि ये कोई मेटल का सरफेस है, आपने इसको एनर्जी दी E, तो वो लोग इक्वेशन लिखते हैं, जो आपने एनर्जी दी E वो एनर्जी कहाँ कहाँ गई, एक तो चली गई वर्क फंक्शन में और दूसरी चली गई काइनेटिक एनर्जी में। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अगर आप 5 उधर लेके आएंगे तो लगभग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, लेकिन इन दोनों के कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, इस इक्वेशन में जो कोलिजन के कारण एनर्जी वेस्ट हो रही है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन कंप्लीटली रॉन्ग है और ये सही है, इसलिए इसका यूज हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है? अब देखिए, फोटोन क्या है, जो आपकी लाइट है, जो भी आपके घर में लाइट लगी होगी उसको ऐसा माना गया, थ्योरी दी गई कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बनी हुई है। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो बताई गई कि hc/λ। h जहां पर प्लैंक कांस्टेंट है, c आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है, आपकी वेवलेंथ है। यानी कि जो एनर्जी है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं
एच न्यू, यानी कि एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर इस इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, अब आगे जहां भी लिखेंगे तो के मैक्स बराबर ई की जगह लिख दीजिए एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक, और फाइव। ठीक, अब देखिए हम एक स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हम रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे थे, अगर हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो इंटेंसिटी अगर हम इसकी बढ़ा दें तो इसकी एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? मतलब अगर रेडिएशन की एनर्जी हम क्या कर दें, रेडिएशन की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा दें तो जो फोटोन है वो फोटोन की एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बढ़ जाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बल्ब हैं, एक 50 वाट का है, एक 100 वाट का है। ये दोनों बल्ब येलो हैं। अब देखिए, अगर ये दोनों बल्ब येलो हैं तो इनके लिए लैम्डा क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए, क्योंकि येलो है तो उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जो दोनों के लिए क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों कौन सी लाइट दे रहे हैं, येलो लाइट दे रहे हैं। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, 100 वाट वाले की। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी आप चाहे कितनी भी बढ़ाते चले जाइए, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं रेडिएशन के रूप में उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि एनर्जी केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे, इसलिए एनर्जी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी फोटॉन की क्या है, कांस्टेंट है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि ये वर्क फंक्शन क्या है, कांस्टेंट होगा। आपने अगर कोई एक पर्टिकुलर मेटल लिया है तो उसका कुछ फिक्स वर्क फंक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फिक्स है। अब आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ये कांस्टेंट है, तो यानी कि जब ये दोनों कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। इसको ग्राफ से समझते हैं। ये मान लीजिए आपकी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी किसकी है, ये रेडिएशन की या फोटॉन की। और यहां पर हमने लिया है काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, जो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि इंटेंसिटी को आप कितना भी बढ़ाइए, काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ग्राफ कैसा जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब क्या था कि इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ाइए, एनर्जी में फोटॉन की कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो एक सिंगल फोटॉन है उसकी एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, अब कुछ डिफिनीशंस और हैं इस चैप्टर में, उनको भी देख लेते हैं। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, इसको हम अभी लिखा रहने देंगे। इसके और भी एक दो डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स कैसे हैं, अगर आप ई की जगह एच सी अपॉन लैम्डा लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, के मैक्स, या के मैक्स और भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख देंगे, ई की जगह आप एच न्यू लिख दीजिए और यहां पर क्या हो जाएगा 5। ये तीनों क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन। अब एक डेफिनेशन आती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम लोग अभी तक क्या बात कर रहे थे कि ये कोई मेटल का सरफेस है, इस पर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं यहीं से। और उससे होता क्या है, अगर इतनी एनर्जी है इसकी तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ये इमिट कर देता है। ठीक, हम क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराइए। हम क्या कह रहे हैं, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सके। ध्यान से सुनिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन में आप क्या कहते हैं
कि जब किसी मेटल के सरफेस पर हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो फोटोन बाहर निकल जाते हैं, फोटोन इजेक्ट हो जाते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम क्या कह रहे हैं कि वह कम से कम फ्रीक्वेंसी, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मेटल के सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा सके। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा सके वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई प्रॉब्लम है? फिर से सुनिए, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी मेटल के सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके या इमिट करा सके क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। हमने क्या देखा था? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होना है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो E क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई। E की वैल्यू क्या होगी भाई? H न्यू क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई। तो न्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई अपॉन H। यानी कि क्या है? ये न्यू की वैल्यू कम से कम इससे बड़ी या इसके क्या होगी? बराबर। तो यानी कि न्यू की जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसको हम लोग न्यू नॉट भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी? फाई अपॉन H। ये आपकी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां से अगर आप फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो आप क्या वैल्यू मिलेगी? न्यू नॉट H। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए क्या होना चाहिए? E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई। कुछ नहीं किया, E की वैल्यू रख दी और न्यू की क्या निकाल ली हमने? वैल्यू निकाल ली। जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? न्यू मिनिमम, और किसके बराबर होगी? वो फाई अपॉन H की। यहां से वर्क फंक्शन की भी एक हमने इक्वेशन बना ली, वो क्या है? न्यू नॉट इंटू H। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फाई क्या है? वर्क फंक्शन। अब देखिए ग्राफ हम लोग यहां पर देखेंगे। इस इक्वेशन को देखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। E क्या है भाई? H न्यू। और अभी अभी आपने फाई की वैल्यू क्या निकाली है? H न्यू नॉट। अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें y बराबर mx माइनस c से, तो y क्या है? k मैक्स, x क्या है? न्यू, m क्या है? h, और ये जो इंटरसेप्ट कटेगा वो क्या है? h न्यू नॉट। अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई? देखते हैं। ठीक, देखिए y एक्सिस पे क्या है हमारी? काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। x एक्सिस पर क्या है हमारी? न्यू। न्यू क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। कैसी है? कैसा किसका इक्वेशन है ये? स्ट्रेट लाइन का। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका स्लोप क्या होगा? m की वैल्यू कितनी है? h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। इंटरसेप्ट कितना कट रहा है? फाई। किसके बराबर है? H न्यू नॉट के। कोई प्रॉब्लम? और ये वैल्यू क्या होगी? न्यू नॉट। फिर से देखिए, कुछ नहीं किया, फाई की वैल्यू अभी जो निकाली थी H न्यू नॉट उसको रख दिया, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इसको कंपेयर करा लिया और क्या कर दिया? ग्राफ बना दिया। ठीक, ये थी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस तरह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखा उसी तरह हम लोग एक टॉपिक और देखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। देखिए जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे कि E बराबर क्या होता है भाई? H न्यू या HC अपॉन लैम्डा। अब यहां से देखिए E क्या है? न्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लैम्डा के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर न्यू कहीं पर बढ़ रहा होगा तो लैम्डा वहां पर क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो यानी कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हम मिनिमम वैल्यू ले रहे थे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में हमको क्या लेना पड़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू। किस लिए? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना है। यहीं से इसकी डिफिनीशन बनेगी। क्या डिफिनीशन बनेगी भाई?
वह मैक्सिमम वेवलेंथ जो किसी मेटल के सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके, या वह मैक्सिमम वेवलेंथ जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, दोनों बातें एक ही हैं, वह मैक्सिमम वेवलेंथ जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कर सके क्या कहलाएगी भाई? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दोनों की डिफिनीशन सेम है, मिनिमम को चेंज करिए मैक्सिमम से और फ्रीक्वेंसी को चेंज करिए वेवलेंथ से। अब देखिए क्या होगा, जैसा कि हम जान रहे थे ई क्या होता है भाई आपका, अगर इमिशन कराना है तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब मिनिमम एनर्जी कितनी आपको देनी चाहिए जिससे कि क्या हो, प्रोबेबिलिटी तो कम से कम बन जाए कि इमिशन होगा। ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा। यहां से क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा क्या है, लैम्डा की कम से कम वैल्यू क्या है, ये देखिए लैम्डा क्या है यहाँ पर, एच सी अपॉन 5 से क्या है, छोटा है या उसके बराबर है। तो यानी कि लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, जिसको हम क्या कहेंगे लैम्डा नॉट भी कहेंगे, वो हो जाएगी आपकी एच सी अपॉन 5। या 5 की वैल्यू अगर आप यहां से निकालना चाहेंगे तो हो जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा नॉट आपका क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसी इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, के मैक्स बराबर ई की वैल्यू क्या होती है भाई, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5 की वैल्यू आपने अभी निकाली, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। इसको इस तरह लिख सकते हैं, एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, इधर क्या है के मैक्स। इसको कंपेयर करिए y बराबर एम एक्स माइनस सी से, तो y क्या हो जाएगा के मैक्स, x क्या है 1 बाई लैम्डा और ये आपका क्या है स्लोप। ग्राफ बना लेते हैं, जिस तरह पिछला ग्राफ बनाया था उसी तरह ये ग्राफ भी बनेगा, कुछ नहीं करना है। x एक्सिस पे क्या ले लिया हमने 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा क्या है, इंसिडेंट जो आपने रेडिएशन किया है उसके वेवलेंथ का क्या है, ये इनवर्स 1 अपॉन लैम्डा, और ये क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जिस तरह वो ग्राफ बना था उसी तरह ये भी ग्राफ बनेगा। इंटरसेप्ट आपका क्या हो जाएगा इस बार, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। पहले देखते हैं फोटो करंट क्या है। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल करंट क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी सर्किट में तो क्या मिलती है, करंट। अब यहाँ पर क्या है फोटो करंट, तो किसके कारण मिलेगी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं मिलेगी, वो किसके कारण मिलेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण। तो द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो करंट। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, उसका सेटअप बना लेते हैं थोड़ा। थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे देखने में आसानी रहेगी।
देखिए फिगर, ये हमने एक वैक्यूम चैम्बर लिया है, इसमें दो मेटल की क्या लगाई हैं, प्लेटें लगाई हैं। एक प्लेट को हम कह रहे हैं सी और एक प्लेट को कह रहे हैं ए। ए फॉर एनोड, एनोड को कलेक्टर भी कह रहे हैं। सी फॉर कैथोड, कैथोड को क्या कह रहे हैं, इमिटर। कैथोड को हमने एक बैटरी ली हुई है जो कि क्या है, जिसमें रियोस्टेट लगाया हुआ है, जिससे इस बैटरी का जो हम पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो हमने जोड़ा हुआ है कैथोड से, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने जोड़ा हुआ है किससे, एनोड से। यहाँ पर एमीटर लगाया हुआ जिससे कि हम करंट को क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, आपने रेडिएशन इंसिडेंट कराया किस पर, इस मेटल की प्लेट पर जो क्या है, कैथोड है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। तो मान लिया कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल के ये दो लेके समझा रहे हैं। अब देखिए ये जो आपकी प्लेट ए है ये किस पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और ये जो आपकी प्लेट है वो किस पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सी से ए की तरफ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। और यहां से होते हुए वापस चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, फोटो करंट, जिसको हम इस एमीटर के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, सी से ए की तरफ जाने लगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो हमको क्या मिल रही है, करंट मिल रही है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है, जब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं टोटल, 100 में से मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन निकले। अब 20 इलेक्ट्रॉन ये सी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ रास्ते में होंगे। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक और यहां से निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, किधर रिपेल करेगा, पीछे की तरफ ही, कि तुम मत इधर जाओ। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं भाई। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर पहले से आ चुके हैं, वो जो नए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या है, सेम चार्ज है। यानी कि कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन का जो नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो अब ए तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि जो आपको करंट पहले मिल रही थी वो अब करंट क्या मिलने लगेगी, बहुत कम मिलने लगेगी। पहले भी आपको बहुत कम करंट ही मिल रही थी, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच पा रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन शुरू में निकले वो तो पहुंच गए, लेकिन जो बाद में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं आने दे रहे हैं। अब इस समस्या से बचने के लिए इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्पेस चार्ज। स्पेस में ये जो चार्ज इकट्ठा हो गया है, इसके कारण ये क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि हमको करंट की वैल्यू सही नहीं मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। अब इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेट ए का पॉजिटिव पोटेंशियल जो है इसको बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा, अगर हमने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और तेजी से अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज, आपने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्पेस में थे इनको ये अपनी तरफ क्या करेगा, और अट्रैक्ट करेगा। जब और अट्रैक्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन बीच में ये टहल रहे हैं, शुरू वाले इलेक्ट्रॉन, ये किस तरफ आ जाएंगे, ए की तरफ। तो जो नए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी। तो यानी कि वो भी अब आसानी से क्या करेंगे, यहां तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। पहले क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन पहले निकल गए वो तो यहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बीच में है वो नए इलेक्ट्रॉनों को आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या है, सेम चार्ज, और कूलाम्ब लॉ के हिसाब से सेम चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन नए इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमको अच्छी खासी करंट नहीं मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत कम नंबर में पहुंच रहे हैं। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए का पोटेंशियल बढ़ाएंगे। जब ए का पोटेंशियल बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उनको ये और तेजी से अट्रैक्ट करेगा। जब और तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे जो स्पेस में चार्ज थे वो खाली हो जाएंगे, और नए चार्ज क्या होंगे भाई, आगे की तरफ जाने लगेंगे, जिससे हमको करंट क्या होने लगेगी, मिलने लगेगी। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, ये जो आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया है ये इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ला रहा है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही है भाई। अगर 100 इलेक्ट्रॉन इस मेटल से निकलने हैं तो 100 ही निकलेंगे,
पहले क्या था कि यहां तक 20 ही पहुंच पा रहे थे, अब आपने पोटेंशियल बढ़ा के आपने 100 के 100 यहां तक पहुंचा दिए। तो पहले क्या हो रहा था, आपके पास कम करंट थी। अब जैसे जैसे आप इसका पोटेंशियल पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आते जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो इसकी करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, किसका वोल्टेज, एनोड का, तो जैसे जैसे आप एनोड का वोल्टेज बढ़ाएंगे फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन कुछ समय बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ए पर पहुंच चुके होंगे तब एनोड का वोल्टेज बढ़ाने पर फोटो करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि फोटो करंट की जो वैल्यू है वो अब सैचुरेट हो चुकी होगी, एक मैक्सिमम करंट तक वो पहुंच चुकी होगी। उसके बाद कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सब एनोड पर आ गए। यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए, अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपने ए का पोटेंशियल बढ़ाया था एनोड का, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागे चले जा रहे थे। भाई इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, सामने क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आपने अपनी गाड़ी निकाली शाम को, चल दिए आप जो है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अचानक से इसकी पोलैरिटी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। मतलब एनोड को अब हम निगेटिव पोटेंशियल दे देंगे। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन के पास भी निगेटिव चार्ज और आपने सामने भी निगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे जाने से बचेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब देखो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। भाई जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी हो सकता है वो पहुंच जाए, जिसके पास कम एनर्जी होगी हो सकता है वो वहीं रुक जाए। जिसके पास ज्यादा एनर्जी है उसको भी हमको रोकना है, तो हम क्या करेंगे, इसका निगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाएंगे। जब निगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो जो ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी अब नहीं पहुंच पाएगा। इसको आज की सिचुएशन में कैसे डील करेंगे, देखिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, आपका बिना किसी जरूरी काम के जाना अलाउ नहीं है। अब आप जा रहे हैं, सामने आपको पुलिस मिल गई। पुलिस क्या है, निगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। अब पुलिस ने आपको दिखाया डंडा, तो अगर आप जो है कमजोर हैं या आपके पास पास नहीं है, यहां पर मेन शब्द क्या है, पास नहीं है, तो आपने गाड़ी तुरंत मोड़ी और पुलिस से बच के आप भाग गए। लेकिन अगर आपके पास पास है तो आप क्या करेंगे, पुलिस के बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। तो हमारे पास है, यानी कि जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी वो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी ए पर पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास है तो अभी भी हम पुलिस को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए अगर हमको सबको रोकना है तो हम क्या करेंगे, लॉकडाउन की जगह क्या लगाएंगे, कर्फ्यू लगाएंगे। अब आपने कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगाने का मतलब ये है कि निगेटिव वोल्टेज आपने और बढ़ा दिया। तो अब चाहे आपके पास हो चाहे जो कुछ हो, अब आप आगे नहीं जा सकते, आपको रास्ते से ही गाड़ी मोड़ के वापस जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा भी निगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, एक वैल्यू निगेटिव वोल्टेज की ए पर ऐसी भी आ रही है जिस पर वो भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। समझिएगा बात को। भाई पहले आपने निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना चालू किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन कम पहुंचने लगे, तो करंट की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी। अब आप निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते जा रहे हैं, तो करंट भी कम होती जा रही है। ध्यान से देखिएगा, आप एनोड का निगेटिव पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम पहुंच रहे हैं, तो करंट क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज्यादा एनर्जी थी वो क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन जब आप इतना बढ़ा देंगे इस एनोड का निगेटिव पोटेंशियल कि अब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब ए पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। और जब ए पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगी, जीरो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। पहले यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल था, पॉजिटिव वोल्टेज था, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव चार्ज थे इसलिए वो इसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। अचानक से आपने इस पर निगेटिव पोटेंशियल लगा दिया तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, वापस भेजेगा। तो जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है उनको तो ये वापस भेज लेगा, लेकिन जिनके पास एनर्जी ज्यादा है वो अभी भी आगे जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप इसका वोल्टेज और निगेटिव बढ़ाएंगे, मतलब इसका निगेटिव जो पोटेंशियल है उसको आप और बढ़ाएंगे, तो ये ज्यादा एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी रोकेगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय इस निगेटिव वोल्टेज की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं पहुंच पाएगा, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं पहुंचेगा तो फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब एक ग्राफ देखिए, उस ग्राफ से आपको सब समझ में आ जाएगा।
वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं आई, आई क्या है आपकी फोटो करंट, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं। तो जब आपने पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाना नहीं चालू किया था तब भी कुछ ना कुछ तो आपको क्या मिल रही थी, करंट मिल ही रही थी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही रहे थे। फिर आपने स्टार्टिंग से याद कीजिए आपने क्या किया, आपने पहले इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाना चालू किया जिससे कि स्पेस चार्ज से छुटकारा मिले। तो जैसे जैसे आपने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाना चालू किया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने लगे, तो वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होने लगी, बढ़ती चली गई। तो यानी कि क्या हो रहा है भाई, आप एनोड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक समय बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो गई भाई, कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो, अब आपने क्या किया, इसकी पोलरिटी को चेंज कर दिया, यानी कि अब आपने जो वोल्टेज था उसको क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया। तो जैसे जैसे आप निगेटिव करेंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। जैसा हमने बताया कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज का, निगेटिव वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक समय बाद क्या होगा, ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, एनोड के निगेटिव पोटेंशियल की या एनोड के निगेटिव वोल्टेज की वह वैल्यू जिस पर फोटो करंट का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। थोड़ा ग्राफ आप अच्छे से बना लीजिएगा, हम केवल यहां पर आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। इस तरह देखिए, पहले तो आपकी क्या हो रही थी भाई, एनोड वोल्टेज आप पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो करंट की वैल्यू बढ़ रही थी। एक समय बाद ये करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब आपने इसकी पोलरिटी चेंज करके इसको निगेटिव कर दिया। तो जैसे जैसे आप इस निगेटिव का वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, फोटो करंट की वैल्यू घट रही है, घट रही है, घट रही है। एक समय बाद आपने इतना वोल्टेज बढ़ा दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ए तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कि आपकी अब ये करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो हम क्या कह रहे हैं कि निगेटिव वोल्टेज किसका, एनोड का, वह निगेटिव वोल्टेज जिस पर फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाए वो आपका क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको किससे नोट करते हैं, V0 से। समझ रहे हैं बात को, एनोड के निगेटिव पोटेंशियल की वह वैल्यू जिस पर फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाए वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जब आप कर देंगे इसका, तो जो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, क्या थी भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी अब ए तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि जब आपने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था वो भी अब ए तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो उसकी भाई काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो कहीं ना कहीं तो वेस्ट हुई होगी। कहां वेस्ट हुई होगी, वर्क डन में। पहले लड़ना तो चाहेगा ही ना, वो कोशिश तो करेगा कि मैं आगे जाऊं, लेकिन नहीं जा पाया। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हुई वो किस में वेस्ट हुई भाई, वर्क डन में। और वर्क डन आप जानते हैं क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज या चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा भाई, ई, और पोटेंशियल कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो V नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, K मैक्स अपान E। ये आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए एक काम आप यहां पे और कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना है। ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी आइंस्टीन इक्वेशन थी, K मैक्स बराबर E माइनस फाइव। याद है सबको, K मैक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां से V नॉट इंटू ई लिख दीजिए भाई, V नॉट इंटू ई क्या हो जाएगा भाई, E माइनस फाइव। तो V नॉट क्या हो जाएगा, E अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई। इसको और क्या लिख सकते हैं, E की जगह आप लिख दीजिए एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। एक और इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ई की जगह क्या लिख दीजिए भाई, एच सी अपॉन लैम्डा। ये आपका क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक,
अब देखिए जिस तरह हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए ग्राफ बनाया था उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए V नॉट बराबर HC अपॉन E 1/λ माइनस फाई अपॉन E, y बराबर mx माइनस सी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या है V नॉट, एक्स एक्सिस में क्या है 1 अपॉन लैम्डा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट कितना है भाई 5/e, स्लोप कितना है HC अपॉन E। कोई भी ग्राफ आपसे पूछा जाएगा उसको आसानी से बना सकते हैं अगर आप उसकी इक्वेशन तक पहुंच जाएं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस जो क्या बताती है वेव पार्टिकल डुअलिटी। उसके बाद हम डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो ये प्रूफ करेगा कि जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दी थी वो बिल्कुल और बिल्कुल सही थी।